हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। कई बार ऐसे मुद्दे क्रिएट होते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग, जहां पे क्लाइंट अनअवेयर होता है कई बार, और कई बार डिसीजन लेने में दिक्कत होती है कि इसका आईटीसी एक्चुअल में लेना है या नहीं लेना। तो उसको अपनी सप्लाई के ऊपर तो जीएसटी देना ही है। मेन फोकस रहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर, चाहे डिपार्टमेंट की बात करें चाहे एसएससी की बात करें, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा। इसी के रिगार्डिंग आज डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ हैं सीए मंतोष कुमार गुप्ता जी, जो कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वेलकम यू सर, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आपसे सर राय चाहेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में कैसी कैसी सिचुएशन जो है क्लाइंट के आगे आती हैं, और उसमें हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओवर टू यू सर। इनपुट टैक्स क्रेडिट में बेसिकली सबसे पहले तो हमने जो पिलर्स हैं उनका ख्याल रखना है कि आईटीसी आपको एडमिसिबल है या नहीं एडमिसिबल। उन आइटम्स का आपने देखना है। ब्रीफली आप जो हम डिस्कशन करेंगे उसका चार्ट बना के रख सकते हैं इस चीज को कि आपका बिजनेस कैसा है और उसमें कौन कौन सा जो आईटीसी है वो एडमिसिबल नहीं है। तो इससे आप जो आने वाले टाइम में आपकी असेसमेंट्स हैं या कोई और वो इनकम अपने जीएसटी के हैं उस समय में आपको बहुत ही सुविधा रहेगी। तो इसमें ये है कि सपोज आपके वहां पे फूडिंग के खर्चे हैं, फूडिंग है, आपकी कंटीन है, कुछ और है। तो वो जो फूडिंग के खर्चे हैं जहाँ आपके जो बिजनेस हेड्स हैं वो वहां पे अपना लंच डिनर वगैरह करते हैं, तो वो एडमिसिबल नहीं है फूडिंग के खर्चे। दूसरा है कि आप लोग जनरल स्टोर से, जैसे कोई वालमार्ट हो गया या और है या किसी भी किराना परचून दुकान से आप अपने स्टाफ वेलफेयर की आइटम्स लाइक चाय का सामान हो गया, बिस्किट्स हो गए स्टाफ के लिए, या कुछ ऐसे कुछ परचेज करते हैं, उस पे भी जो आईटीसी है वो एडमिसिबल नहीं है। आप क्या होता है कि आप वहां पे जीएसटी नंबर तो सभी को दिया होता है, तो अगर आपने बाई चांस नहीं भी लिया तो आपके जीएसटी या टू ए में आ जाता है। तो देख के मन में आता है भी इसको हमने छोड़ना क्यों है। बट इसको टू ए में आ गया, हमारा ये है कि आप एक बार इसको अवील करके नेक्स्ट इन एडमिसिबल में आप शो कर दें, सो दैट टू ए के साथ भी आपका इसका रिकॉन्साइल आराम से हो जाएगा और जो डिपार्टमेंट की लीगल कंप्लायंस है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। जैसे सपोज फर्दर आप कोई एसेट्स परचेज करते हैं, एसेट में कार परचेज कर ली आपने, एक्टिवा स्कूटर परचेज कर लिया है, तो कार परचेज कर ली, उस बिल में भी जीएसटी काफी हैवी अमाउंट होती है जीएसटी की। बहुत लोगों को होता है जी ये कार पे जीएसटी ले लें, कार पे जीएसटी हमें नहीं मिलना। कार पे सिर्फ जीएसटी उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग टैक्सी चलाते हैं, जहाँ जिनका काम ही कैब बिजनेस है, जिनका उन्हीं लोगों को मिलता है। हमने इस चीज को भी ध्यान में रखना है। बाकी जीएसटी में आपकी आइटम्स हैं, कार रिपेयर होगी आपकी, और आपके जो कुछ और खर्चे हैं जो नॉन बिजनेस हैं, मोबाइल फोन है आपका, पर्सनल मोबाइल फोन है, पर्सनल पे एडमिसिबल नहीं है। फोन अगर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसके ऊपर एडमिसिबल है। तो जो भी ये वाले खर्चे हैं हमने उनको ध्यान में रखना है। पहले आईटीसी आप ले लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फिर उसके बाद रिटर्न में भी ले लो, बाद में इसको इन एडमिसिबल शो करो। कौन कौन से खर्चे, जैसे हमने मोटा मोटी आपको बताया, आपके फूडिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। आपने कोई कार वगैरह परचेज करी है, एक्टिवा स्कूटर परचेज करा है या उससे रिलेटेड रिपेयर है, उस पे आपको नहीं मिलना है। तीसरा, आज की डेट में बहुत इशू आता है मोहित जी की होटल के केस में। मैं अब मेरा सपोज ऑफिस दिल्ली में है, रजिस्टर्ड ऑफिस, यो मेरा जीएसटी रजिस्टर्ड मेरी दिल्ली में है। मैं आगे जाके मेरा एक पर्सन जाके यूपी में स्टे कर रहा है, दूसरा पंजाब में स्टे कर रहा है, तीसरा जेएंडके में स्टे कर रहा है। तो मेरे को इस केस में आईटीसी नहीं अवेल होगा उसका, क्योंकि होटल वाले ने जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो उसकी जहां पे होटल की लोकेशन है वो वाली बन गई हुई है। तो इन केसेस में भी, होटल के केसेस में मैंने देखा है काफी बार क्लाइंट्स ने अवेल किया होता है, इसको हमने अवेल नहीं करना है इस आईटीसी को। ये होटल के केस में भी हमें एडमिसिबल नहीं है जो आईटीसी है।
और जो मेन है हमारा इसमें आईटीसी, हमने वो अवेल करना है जब हम डीलिंग कर रहे हैं नेक्स्ट किसी भी सप्लायर के साथ, तो हमने उसका चेक कर लेना है कि वो सप्लायर अपना लीगल कंप्लाइंट है, प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, और अपनी रिटर्न, इसका सारा जो स्टेटस है हमें पता चल जाता है अगर हमने वेरीफाई करना है कि वो लॉ कंप्लाइंट है कि नहीं है। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल सकता है कि आप कैसे इस चीज को चेक कर सकते हैं। नंबर 2 पे, आप जब उसके साथ परचेज ऑर्डर आप सेटल करते हैं सप्लायर के साथ, तो आपने ये देखना है कि परचेज ऑर्डर में जीएसटी की क्लास हो। जीएसटी की क्लास कैसे हो? क्योंकि आपको आईटीसी मिलना है जब उस पर्सन ने आपके 2B में रिफ्लेक्ट करने के लिए अपने रिटर्न में प्रॉपरली डिस्क्लोज करा है उस चीज को। अगर उसमें 2B में नहीं आपके रिफ्लेक्ट हो रहा तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपने कुछ ऐसे क्लास रखनी है भी कुछ दिनों का गैप रह जाए, आपको उतनी अमाउंट आप तब पे करें जब आपके 2B में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। जब सप्लायर की पेमेंट पेंडिंग होगी तो सप्लायर भी इस चीज के लिए बॉदर करेगा कि मैंने वाकई कोशिश करनी है इस चीज के लिए। धीरे धीरे आपका उसका ट्रेंड बन जाएगा कि इस चीज को करना है। इस केस में एक इशू जेन्युइन जे आता है, जो छोटे सप्लायर है, एमएसएमई कह लीजिए, वो लोग ये कहते हैं कि हमारा जी जो सप्लायर है वो तो रिटर्न क्यूआरएमपी स्कीम के तहत फाइल करता है। क्यूआरएमपी स्कीम के तहत फाइल करता है तो क्रेडिट तो मेरे को जब उसका ड्यू डेट बनेगी तभी मिलेगा। आप उसको बता सकते हैं कि भैया आपकी स्कीम क्यूआरएमपी है, ओके है, बट जो आपने क्रेडिट पास ऑन करना है वो आप मंथली बेसिस पे पास ऑन कर सकते हैं। उसके लिए डिपार्टमेंट ने आपको एक स्पेशल सुविधा दी हुई है, वो जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की, वो आप 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ जो है, अगले महीने की 13 तारीख तक आप उसको सबमिट कर सकते हैं। उससे जो आपका क्रेडिट है वो इमीडिएट बेसिस पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही उसकी आईएफएफ पोस्ट होएगी 14th को, ऑटो पॉपुलेट होता है डाटा, साथ ही 2B में आपका रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और आप अपने सप्लायर से भी राब्ता रखिए कि जो जीएसटी है उसका आईटीसी आपके लिए बहुत जरूरी है। यू कांट अफोर्ड टू पे द बैलेंस अमाउंट इन कैश, कि आईटीसी आपको मिलना ही मिलना है। तो देखिए, फंडा नंबर 1 कि आप उनसे वो करिए, पेमेंट टर्म सेट करिए। नंबर 2 पे, किसी का क्वार्टरली क्यूआरएमपी स्कीम में कवर्ड है तो उनको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के लिए बोलिए। नंबर 3 पे, आप लोग खुद ट्रैकिंग करिए सप्लायर कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसके लिए आपको लिंक इसमें मिल जाएगा। इसके बाद आपने जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो आईटीसी है वो जीएसटीआर 2B के इन अकॉर्डेंस विधि है। अगर सपोज आपने माल परचेज करा है, उसका आईटीसी बन रहा है आपका 1 लाख रुपए का, जीएसटीआर 2B में आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है 60,000 का, देन ये होता है कि मैंने तो परचेज कर लिया, तो आपने जो क्रेडिट है 60,000 का ही वेल करना है। बाकी वाला जो क्रेडिट है, जब आपका अगले महीनों की 2B में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा तब आप अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज डिपार्टमेंट की तरफ से आपको पेनल्टी भी लग सकती है और बैलेंस अमाउंट देनी भी आपको पड़ सकती है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब हमारा अगर थर्ड पार्ट में आप जाएं, थर्ड पार्ट, पहला पार्ट हमने डिस्कस किया कि किन किन पे नहीं मिलना, दूसरा किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तीसरा अब ये पॉइंट है कि मिस्टेक हो गई अब क्या करें हम लोग। हमने जो अवेल कर लिया 2B में नहीं आया था, तब अवेल कर लिया, सप्लायर के साथ कोई ABCXYZ कोई रीजंस है, वो चीज है, उसके कारण है, तो अब करें क्या। अब अगर ऐसा कोई चीज है, आपने कर लिया है, मिसमैचिंग या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है, तो हमारा ये है कि आप इमीडिएटली आप अपने सप्लायर के साथ फॉलो करिए कि ये वाला जो है आईटीसी उनका बनता था बट आपने रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट नहीं करा है, तो उसमें करिए।
तो सप्लायर ठीक करेगा तो नेक्स्ट में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, तो उसकी जो इम्प्लीकेशन है इतनी वो ज्यादा नहीं होगी। नंबर 2 पे आप क्या कर सकते हैं इसको, नंबर 2 पे ये है कि आप कोई नोटिस नहीं आया और सप्लायर भी आपकी सुनवाई नहीं कर रहा, आप ये उसके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है, वहां पे कर सकते हैं। ये सिर्फ रेयर केस में ही है कि अगर सप्लायर के साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आपको लगता है बड़ी लाइबिलिटी मेरे सर पे आने वाली है, तो आप उस जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। नंबर 3 पे है जी, नोटिस आ गया आपको डिपार्टमेंट की तरफ से, नोटिस आ गया तो इस केस में कई अपने ट्रिब्यूनल जजमेंट्स हैं और कई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं। इवन अब एक केस में जो वेस्ट बंगाल अपनी कलकत्ता हाई कोर्ट है उसमें, उसकी भी जजमेंट आई है कि अगर किसी केस में सप्लायर का फॉल्ट है तो वो इस सप्लायर के फॉल्ट के कारण इसको जो वायर है उसको पुनिश नहीं किया जा सकता। आप इन जजमेंट्स का सहारा लेके आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। अपील फाइल करके आपको जो है, जो आपका बनता रिलीफ है वो मिल जाएगा। आपको उसमें पेशेंस लूज करने की जरूरत नहीं है, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। रिलीफ वुड बी टू यू, बट इतना जरूर है कि आपकी एफर्ट्स बढ़ जाएंगी, जहाँ आपको एक प्रोफेशनल की असिस्टेंस लेनी है। अकॉर्डिंगली आपका जो उस चीज का रेजोल्यूशन हो सकता है। जो अपनी हाई कोर्ट की जजमेंट है उसका हम आपको नाम भी बता देते हैं। हाई कोर्ट की जजमेंट आपकी है, दैट इज गार्गो ट्रेडर्स वर्सी जॉइंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्सेस, ये है हमारी। तो इसमें आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो इसको आप टेकअप कर सकते हैं। और भी काफी सारी जजमेंट्स आई हुई हैं और पहले की भी जजमेंट है बेटर डिजाइन की, उसका बेनिफिट लेके आप प्लीज कर सकते हैं कि मेरे सप्लायर के फॉल्ट के कारण मुझे पुनिश ना किया जाए। बट उसमें इतना जरूर है कि यू शुड बी इनोसेंट, आपको पता नहीं होना चाहिए कि आपका सप्लायर डिफॉल्टर है। अगर आपको, अगर कोई वो ऑफिसर ये सब्सटेंशिएट कर देता है कि वो आपको पता है, देन नहीं, अदरवाइज आपको पूरा रिलीफ मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी आपका सुझाव हो या आपकी क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, वो वुड रिवर्ट टू दैट। ठीक। इसमें सर एक चीज एक ये भी है कि जैसे हाँ ना जी। आज के टाइम में इनवॉइसिंग जैसे पहले होता था और अब में ना बहुत फर्क है। अब इनवॉइसिंग एक बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। बहुत ध्यान से, मतलब अब एक स्पेशल टाइम जो है देखा गया है कि अब हर बिजनेसमैन डिवोट कर रहा है, मतलब इक्वली इंपॉर्टेंस उसको भी दे रहा है। मतलब अपने हाँ बिजनेस जी। को एंगेज करने के साथ साथ अपने फाइनेंशियल्स को भी, अपनी जितने भी इनवॉइसिंग है इन सबको भी ध्यान में रख रहा है, क्योंकि इनको डिले करने के कॉन्सिक्वेंसेज उनको दिख रहा है कि यार इसकी वजह से नुकसान कितने ज्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए एक हाँ वो बिल्कुल। चीज भी साथ साथ लेके चल रहा है अब हर कोई। और ये जो कम्युनिकेशन की बात करी, ये हम जीएसटी पोर्टल के थ्रू भी उसमें कर सकते हैं कि अगर हमें इस हाँ जी। तरीके से कोई रेसिपिएंट के साथ कम्युनिकेट करना है तो बेटर है हम पोर्टल के थ्रू करें, क्योंकि एक रिकॉर्ड भी हाँ क्रिएट होता जी, है उससे। राइट, तो वो इंस्टेड ऑफ अगर ऑफिशियल हम उनकी ट्रैक रह जाएगी। ट्रैक रह हम्म। जाएगी बिल्कुल, तो वो कहीं हाँ ना जी, कहीं और ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा उसका। आप एक लाइव वो भी दे सकते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो कि हाँ जी इसको आप ऐसे कर सकते हैं उस यूजर्स के लिए, और मतलब बढ़िया हो जाएगा। और जो आपने जजमेंट बताई इसमें क्या है ना, जैसे हम कभी लीगल ड्राफ्टिंग अपना रिप्लाई ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या है कि हम इसमें वो इस जजमेंट के अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी है, एक लेक्सिम जो है लैटिन वर्ड भी है इसी के रिगार्डिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी एक वेंडर की को हम एक लिमिटेड दायरे में ही चेक कर सकते हैं। अब क्या है ना कि हाँ जी। बिजनेस जो है वो जिस वेंडर और सप्लायर का रेगुलर चल रहा है उसको तो दिक्कत नहीं आ रही, कोई एक नया वेंडर आया और सप्लायर ने उससे परचेज कर लिया तो उस टाइम पे हो सकता है उसको दिक्कत आए। लेकिन वो हाँ कहीं उसके ना लिए कहीं एक बिल्कुल। हद तक जो है पोर्टल पे एक्सेस करके उसके बारे में चेक कर सकता है, उसको दिख जाएगा कि उसकी रिटर्न फाइल हो रही है नहीं हो रही, उसका एड्रेस, वो सब बेसिक चीजें दिख जाएंगी। लेकिन हम्म। और उसको अगर उसका टैक्स पे हुआ है नहीं हुआ वो नहीं चेक कर सकता। उसको हो सकता है कि उसने रिटर्न फाइल कर दी
लेकिन उसमें से हाँ 10 में जी। से उसने 9 का टैक्स पे कर दिया, 1 का टैक्स नहीं पे किया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ वेरिएंसेस हो सकते हैं जो कि अपने हो रिप्लाई सकते हैं। ड्राफ्टिंग में भी वो कोट कर सकते हैं। हाँ, सारे उनके पॉइंट्स को सारा कोट किया जा सकता है। इन चीजों को कोट करने के बाद आपको, अगर आप इनोसेंट हैं तो आपको 101% रिलीफ मिल जाएगा वहां से, सभी चीजों का जो है। बट हमने इसको नहीं देखना कि रिलीफ मिल गया तो हम केयरफुल होना छोड़ दें। हम्म, केयरफुल होना है। कहते हिंदी में कहावत है, एक इलाज से परहेज अच्छा। सही बात। हिंदी या पंजाबी में है। तो हमने परहेज वाली बात करनी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसकी बात करनी है। ये तो हम इसलिए बता रहे हैं कि दिक्कत आ गई तो उसका क्या सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, पर आपने ये करना है कि दिक्कत आने ही नहीं देनी। सही बात। आजकल तो टू बी के हिसाब से ना, जब से अब ये 1 जनवरी 2022 से, जब से अब टू बी के कॉन्सेप्ट पे अब जो है लेके चलना है, उसके बाद से काफी ज्यादा जो है रियायत, क्योंकि पहले जो है अपना रूल 36(4) था। रूल 36(4) में 20% को 10%, 10 को 5, 5 को फिर उसने नलीफाई कर दिया एक तरीके से, फिर 2A की जगह 2B आ गया। तो अब हाँ, जाके रिप्लेस काफी कर ज्यादा दिया। स्ट्रीमलाइन हो गया। और उसके बाद फॉर्म जब हम अपना 9(9)C भरते हैं, उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, जहाँ पे पहले बहुत ज्यादा दिक्कतें होने को मिलती थी। और हाँ जी। बाकी आपने सेक्शन 17 के जो इन एलिजिबिलिटीज हैं, सेक्शन 17(5) की मेनली, उसको बहुत अच्छे से, उसमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे से बताया। इसके अलावा और भी मुद्दों पे आपसे डिस्कशन चाहेंगे सर, आपकी राय चाहेंगे। आप अपना प्रीशियस टाइम दिया आपने, थैंक यू सो मच सर। और बाकी टॉपिक पे भी इसी तरीके से आप अपनी मार्गदर्शन दीजिएगा, ताकि व्यूअर्स को और हम सबको जो है कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलती है। हाँ थैंक यू जी। सो मच सर ठीक फॉर है। दिस डेलीब्रेशन, थैंक यू। ठीक। ओके।